अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हाफ़ लाइफ पीरियड और हाफ़ लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। ये टॉपिक आप पहले भी केमिस्ट्री 9th में भी फ़िज़िक्स 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं, हाफ़ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट। तो ये समझें उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता है कॉन्सेप्ट, तकरीबन वही है। आप समझें कि कोई भी एलिमेंट अपनी जितनी भी मिकदार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कितने टाइम के बाद उसकी वो कॉन्सेंट्रेशन हाफ़ हो जाती है। ये वो चीज़ें हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के मतलब पढ़ी थी पहले, कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने टाइम के बाद अपनी ओरिजिनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हाफ़ हो जाता है, उसको हम हाफ़ लाइफ कहते थे उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। वही कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में रिएक्शन के अंदर मौजूद रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के मतलब भी यूज़ होता है। मसलन कोई रिएक्शन हो रहा उसमें रिएक्टेंट की इनिशियल या स्टार्टिंग या ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी देर के बाद हाफ़ यूज़ हो जाएगी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, उस टाइम ड्यूरेशन, उस टाइम को हाफ़ लाइफ ऑफ दैट रिएक्टेंट कहा जाता है। तो डेफिनेशन इसकी इस तरह निकल गई कि द टाइम ड्यूरेशन, द टाइम पीरियड फॉर कन्वर्टिंग हाफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जितनी भी आपने मिकदार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की दी थी वो कितनी देर में आधी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, आधी रह गई। ठीक है, आप लोगों की बुक्स में दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, अभी हम उन्हीं को ही डिस्कस करते हैं कि N2O5 है। अगर हम 45 डिग्री के ऊपर उसको रखें तो वो 24 मिनट्स में आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि N2O5 को डिसइंटीग्रेट हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट होने के लिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 मिनट्स लगते हैं। इसी तरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम 238, ये 7-10 मिलियन ईयर्स में अपनी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन से हाफ़ हो जाएगा। ठीक हो गया ना। ये दो एग्जांपल्स हैं छोटी छोटी सी। अगर आप थोड़ी सी एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो केमिस्ट्री फ़िज़िक्स 9th की बुक के अंदर फ़िज़िक्स 10th की बुक के अंदर आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर आपको ये सारा एक पूरा टेबल मिल जाएगा। अच्छा, हाफ़ लाइफ का जो सिंबल है वो T1/2 या T.5 के तौर पे भी हम यूज़ करते होते हैं। T1/2 हो या T.5 हो, एक ही बात है ना। 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 बनता है, तो T1.5 भी इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो हम ये नोटिस करते हैं कि जो हाफ़ लाइफ है T1/2 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के रेज टू द पावर 1 लेस दैन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये अब हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, एक एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं। तो पहले आपको उसका जनरल कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि हाफ़ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, और रेज टू द पावर n-1। n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सिर्फ 1 माइनस कर दें तो ये इसका जनरल एक्सप्रेशन बन गया। अब ये जो जनरल एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाना होता है तो वो k लगा दिया हमने। तो अब आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर T1/2 का मतलब ये है कि ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यानी nth वैल्यू के लिए nth टाइम पीरियड, nth हाफ लाइफ, यानी T1/2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बेस 10, n का मतलब है nth हाफ लाइफ के लिए क्या बनेगा, इज़ इक्वल टू K/A n-1। यहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जो A है वो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और इस रेज टू पावर n हो गया ऑर्डर n-1 का मतलब ऑर्डर में से -1, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 लेस दैन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, इसके लिए अब मैं आपको आपकी बुक के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि हम ये देख लेते हैं कि T1/2 जो है वो ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, T1/2 फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, सेकंड के लिए हम 3 ऑर्डर्स तक निकाल के जाते हैं, और आगे जितने भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता है हम थर्ड ऑर्डर तक पढ़ते हैं, फोर्थ ऑर्डर हमने स्टडी नहीं किया था। तो सबसे पहले आप देख लें कि हाफ लाइफ जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख के
एन की जगह पे ज़ीरो डाल के देखें। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका मतलब ये हो गया कि ज़ीरो ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, 0-1, एन की जगह ज़ीरो डाल दिया तो ज़ीरो हो गया n-1, 0-1। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी हाफ लाइफ टू पाई बेस ज़ीरो इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a टू पावर -1। अब ये a की पावर -1 होगी तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये a टू पावर +1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि टी हाफ लाइफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू पावर 1। a टू पावर 1 का मतलब a ही होता है। इसका मतलब ये हो गया ज़ीरो ऑर्डर के ऑफ रिएक्शन के अंदर जितना भी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है वो उसके ऊपर डायरेक्टली हाफ लाइफ डिपेंड करेगी। ज़्यादा अगर होगी कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा देर बाद हाफ होगा, ठीक है ना। तो यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर के बाद फर्स्ट ऑर्डर की। तो T1/2 स्क्वायर ब्रैकेट्स में बेस में n की जगह 1 आ गया, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू पावर 1-1। n की जगह पे 1 -1 1-1, इसका मतलब हो गया a टू पावर 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो ऊपर आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है 0.693 मैंने लिखी है, ये k की वैल्यूज़ हैं, ये आपने याद करनी है, ठीक है। k की वैल्यू जो होती है वो 1 ऑर्डर के लिए हमने 0.693 लिखनी होती है। नीचे वाली सारी चीज़ें तो आप खुद से भी कर सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू को याद कर लें। अब ये देखें जी, T1/2 फर्स्ट ऑर्डर इज़ इक्वल टू 0.693 ओवर k टू इंटू 1। a की पावर 0 1 के इक्वल है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है। तो अब हम सिर्फ k भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो। a निकल गया, इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्स्ट ऑर्डर में जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन है वो मैटर नहीं करती। फ़र्स्ट ऑर्डर और फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, रिएक्टेंट की नेचर पे, किस पे, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ए का फैक्टर ही निकल गया इस रिलेशन में से। अब हम सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं। T1/2 स्क्वायर ब्रैकेट्स और बेस n की जगह 2 आ गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a टू पावर 2-1। n की जगह 2 आ गया, -1 आ गया, तो फिर ये बच गया a टू पावर 1। और इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड रिलेशन में जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी होगी वो उसके इन्वर्सली, जितना आप डालोगे हाफ लाइफ, अगर वो 1 है तो हाफ लाइफ हाफ होगी, ठीक है ना, आधी हो जाएगी। अब हम सेकंड ऑर्डर कर चुके हैं, अब थर्ड ऑर्डर के अंदर देखते हैं। तो a की जगह पर बाकी सारी चीज़ें तो सेम है ना, a की पावर जो है ना वो 3-1 हो जाएगी। उसका मतलब हो गया कि ka² बच गया। तो इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये है कि अगर हाफ लाइफ थर्ड ऑर्डर की ये होगी कि डबल द कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हाफ लाइफ आपकी इन्वर्स हो रही होगी, यानी आप इसको बढ़ाएंगे वो उतनी कम होती जाएगी। ठीक हो गया ना, डबल का आपस में हो गया रिलेशन। तो ये चीज़ें तो आपकी इसमें हो गई कि फ़र्स्ट ऑर्डर के लिए क्या वैल्यू निकलेगी, ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर तक। अच्छा, कभी कभी ना कुछ बुक्स के अंदर चूँकि अब आप लोगों की SLO बेस्ड है तो इसमें किसी जगह पे इसका डेरिवेशन भी आ सकती है कि अगर दो रिएक्टेंट हों तो फिर इनका रिलेशनशिप क्या बनेगा बिटवीन हाफ लाइफ एंड द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन। अभी तक तो हमने एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एक रिएक्टेंट के साथ किया था। तो अब हम ये देखते हैं कि दो इनकी हों, तो दो रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं, तो हम T1 ले लेते हैं, एक रिएक्टेंट के लिए T2 ले लेते हैं, दूसरे रिएक्टेंट के लिए सिंपल A ले लेते हैं फर्स्ट रिएक्टेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन, और A2 ले लेते हैं सेकंड कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो रिलेशनशिप में सिर्फ इनके नाम चेंज करने हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए T1 हो गया फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन एलिमेंट की K/A टू पावर n-1, और दूसरे के लिए T2 हो गया K/A2 रेज़ टू पावर n-1, सेम। अब दोनों की रेशो ले लेते हैं T1/T2, तो T1 का पूरा रिलेशनशिप ऊपर चला गया K/A रेज़ टू पावर n-1, और T2 का सारा रिलेशनशिप नीचे आ गया K/A2
रेज़ टू पावर n-1। ठीक हो गया। सीधी सीधी बातें हैं बेटा, सीधा सीधा लिखा हुआ है, मैथ की टर्म्स है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आप ये चीज़ें देख सकते हो। अब क्या होगा, जब इनको ऊपर नीचे हम एडजस्ट करेंगे तो के से माइनस हो जाएगा। अब आपके पास रह जाएगा T1/T2 इज इक्वल टू A2 रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई A रेज़ टू पावर n-1। अब आपको पता है ये रूल है, मैथ का बेसिक रूल है कि पावर सेम हो तो आप उन दोनों को A2/A लिख के उनकी पावर n-1 कर देते हैं हम। ठीक है, आप बोथ साइड्स का लॉग ले लेते हैं कि लॉग T1/T2 इज़ इक्वल टू लॉग A2/A1 रेज़ टू पावर n-1। अब हो क्या गया कि हमें ये भी पता है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, लॉग से पहले वो चली जाएगी। तो अब होगा इसका ये सिस्टम बनेगा कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई होगी इससे पहले। अब ये बन गया रिलेशनशिप हमारा कि लॉग T1/T2 इज़ इक्वल टू n-1 लॉग A2/A। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हमने n को यानी ऑर्डर को अलग करना है। ऑर्डर को अलग करने के लिए ऑर्डर के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो -1 हो रहा था वो दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, और बाकी जो लॉग T1/T2 डिवाइडेड बाय लॉग A2/A1 आ जाएगा। ये जो रिलेशनशिप है इट गिव्स यू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, ऑफ टू रिएक्टेंट्स। ठीक, अब अच्छा ये भी छोटी सी चीज़ है, आप देख लें अपने एग्ज़ाम्स में, मे भी आपके काम आ जाए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और जो हमने डिस्कस करनी थी वो थी, आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है। अच्छा बच्चे, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो है ना, हाफ लाइफ निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो आपकी एग्जांपल के आपकी बुक के अंदर ना एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल दी हुई है। अगर आप देखें तो इन्होंने लिखा है जी, रिएक्शन है NO+O2, ये कन्वर्ट हो रहा है NO2 में और O2 के अंदर, O3 सॉरी, NO प्लस ओजोन है और वो NO2+O2 में कन्वर्ट हो रहा है। 3 रिएक्शन इन्होंने किए थे। इस रिएक्शन की ज़रा टेबल को गौर से देख लें। 3 रिएक्शंस में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रखी और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन रखी। NO की 1 है × 10⁻⁶, और ओजोन की है 9 × 10⁻⁶। इन दोनों की जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की तो उन्होंने ये देखा कि आंसर जो है 1.98 × 10⁻⁴, जो वो रेट है वो इनिशियल रेट उनको नज़र आ रहा था। अब उन्होंने क्या किया, इनका रेशो देख लिया। उन्होंने क्या किया कि इनिशियल रेशो निकालने के लिए 1.98 और फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने NO की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, लेकिन ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखी। अब इस कॉन्सेंट्रेशन से आपको आंसर मिला 3.96 × 10⁻⁴। ऑर्डर क्या बना, ऑर्डर निकालने के लिए रेशो पहले निकालनी चाहिए हमें। रेशो निकालने के लिए क्या किया उन्होंने कि ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की डिवाइड की हुई दोनों से, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट से डिवाइड किया, यानी दोनों एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट से डिवाइड किया है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन को। तो ये इनका रेशो बन गया 1:2। इसका मतलब ये हो गया कि जो इनिशियल रेट डबल हो जाएगा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO डबल करेंगे। ये तो हमने NO का फ़र्क देख लिया। अब हम देखते हैं ओजोन का असर क्या होगा। ओजोन को अब हमने क्या किया, अब आप ज़रा कॉलम नंबर 2 को नोटिस करें, थर्ड रिएक्शन में, थर्ड एक्सपेरिमेंट में, कि हमने थर्ड एक्सपेरिमेंट में NO की कॉन्सेंट्रेशन को फिर 1 कर लिया है, फर्स्ट वाली रिएक्शन वाली कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया है, और ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन को 1/3 कम कर दिया है, 9 से 3 पे ले आए हैं। हमने थर्ड एक्सपेरिमेंट में ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन को 1/3 डिक्रीज़ कर दिया है। तो उससे हमारे पास रिएक्शन का रेट निकला है 6.6 × 10⁻⁴। अब फिर हम इसका रेशो ले लेते हैं। इनिशियल से ही रेशो को कंपेयर करना है। फिर हमने इनिशियल को रेट लिया, रेशो थर्ड एक्सपेरिमेंट रेट, दोनों को इनिशियल रेट से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 1:1/3। 1:1/3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप O3 की रेशो को डिक्रीज़ करते हैं 1/3, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 1/3 डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है कि द रेट लॉ इसका ये बनेगा कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO कॉन्सेंट्रेशन
इनटू O3 कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों की पावर एक एक है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 निकलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको इस तरह से देख लिया। अगली एग्जांपल भी आपकी एक दी हुई है हाइड्रोजन और ब्रोमीन की। ये दोनों मिलते हैं 2HBr बनते हैं। तो इससे आप कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखें तो एक का रेट आपको मिल रहा है, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, क्योंकि ये थ्योरेटिकली नहीं होता। रेट जो है वो हाइड्रोजन का 1 पावर है, और जो ब्रोमीन है वो फ्रैक्शनल पावर है।